मित्रों नमस्कार। चुनाव से ठीक 2 महीना पहले जब किसी पार्टी का बड़ा नेता अगर यह बात कहे कि उसकी पार्टी के जीतने की कोई संभावना नहीं है, उसकी पार्टी की जीतने की कोई संभावना नहीं है, बल्कि जो विपक्षी पार्टी है जिससे वो लगातार सत्ता की लड़ाई लड़ती रही पार्टी है, उस पार्टी ने अपने विरोधी पार्टी के जीतने की जब कोई भविष्यवाणी कर दे और वो भी ठीक चुनाव से 2 महीना पहले, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो यही है ना कि उस नेता ने अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम बात कर रहे हैं मणिशंकर अय्यर की। मित्रों आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। केरल की राजनीति में मित्रों यह चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है। क्यों ऐतिहासिक होने जा रहा है? मैंने कई बार कहा है मित्रों, क्योंकि यह पहला चुनाव है विधानसभा का जब केरल का चुनाव आमने सामने की नहीं बल्कि त्रिकोणीय होता हुआ दिख रहा है। और ऐसी परिस्थिति में चुनाव से ऐन 2 महीना पहले मणिशंकर अय्यर का यह बयान देना कि तीसरी बार पिनराई विजयन मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस सरकार बनाने नहीं जा रही है, भाजपा के लिए रास्ता आसान नहीं कर रहा। यही बात आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे मित्रों। और आप अब हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पूरा देखिएगा। पहले यह आपसे आग्रह है कि पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि पूरी बातें आप समझ सके। और यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सहमत हो या असहमत हो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों केरल की राजनीति जैसा मैंने बताया आमने सामने की लड़ाई होती रही है एलडीएफ और यूडीएफ के बीच, लेकिन 2021 का विधानसभा चुनाव मित्रों केरल की परंपरा को तोड़ा था। 2021 में पिनराई विजयन ने लगभग आप देखेंगे तो 30-40 वर्षों से केरल में होता यह रहा था मित्रों कि हर 5 साल पर सरकारें बदल जाती थी, लेकिन 2021 में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद पिनराई विजयन फिर से चुनाव जीत कर आए थे और तीसरी बार पिनराई विजयन के चुनाव जीतने की संभावना व्यक्त करके मणिशंकर अय्यर ने किस प्रकार से कांग्रेस को रेस से बाहर कर दिया है और बीजेपी के लिए रास्ता खोल दिया है। मित्रों इस बात को आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि मित्रों देखिए केरल की राजनीति में क्या है। केरल की राजनीति में सीधा ध्रुवीकरण होता है। मित्रों अब तक का इतिहास क्या रहा केरल में इतिहास रहा है कि जो हिंदू समाज है, नायर के अलावे पिछड़ा, इजावा, दलित, ये सब के सब कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रहे हैं, सीपीएम के साथ रहे हैं, ठीक है। और साथ नायर समाज का एक वर्ग कह सकते हैं आप, जो नायर समाज के अंदर जो गरीब वर्ग है, नायर वैसे वहां अग्री जातियों में आती है जिसकी आबादी लगभग 13 से 14% है, लेकिन जमींदार जाति मानी जाती है नायर, लेकिन उसमें भी जो गरीब है वो वाम मोर्चे के साथ रहते आए हैं। और मुसलमान, ईसाई प्लस नायर समुदाय जो अग्री जाति के हिंदू हैं, ये सब कांग्रेस पार्टी के अस्थायी वोटर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार केरल की राजनीति को 10 वर्षों से त्रिकोणीय बनाने का प्रयास करती आ रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तो सफलता भी मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में 2021 में उम्मीद के विपरीत कोई सफलता नहीं मिली। यहां तक कि एक विधायक जो बीजेपी का 2016 में ओ राजगोपाल नैमोर विधानसभा सीट से जीते हुए थे, वो भी चुनाव हार गए थे 2021 में। हारे क्यों थे मित्रों पता है? इसलिए हारे थे कि चुनाव आमने सामने हुआ था, ध्रुवीकरण हुआ था। मतलब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट डालने वाला वोटर, लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी के पक्ष में वोट डालने वाला वोटर विधानसभा चुनाव में सीपीएम को वोट दिया था। क्यों? इसलिए कि कांग्रेस पार्टी के साथ माने जिसे हम कहते हैं ना इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML का हाथ, कांग्रेस के साथ IUML का हाथ था। इस कारण से बीजेपी को वोट डालने वाले हिंदू मतदाता ने विधानसभा चुनाव में 2021 में बीजेपी के बदले पिनराई विजयन को वोट दिया था, सीपीएम को वोट दिया था। यही मूल कारण था जिस कारण से एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद
पिनराई विजयन दोबारा केरल की परंपरा को तोड़ते हुए दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हुए थे। मतलब आप उदाहरण समझिए, 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस वाला जो गठबंधन है यूडीएफ, वो जीती थी, 2024 भी जीती, लेकिन विधानसभा नहीं जीत पाई, इसलिए कि लोकसभा के चुनाव में मुकाबला कहां था, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। तो लोकसभा चुनाव में केरल के मतदाताओं ने, ईसाइयों ने, मुसलमान तो साथ है कांग्रेस के, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, लेकिन ईसाई मतदाताओं ने, हिंदू में जो नायर समाज के मतदाता हैं वो, फिर नंबूदरी, ये सब लोग, इन सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट डाला था, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद ईसाई मतदाताओं ने भी पिनराई विजयन को वोट डाला था विधानसभा चुनाव में। जो हिंदूवादी वोटर जो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में वोट दिया, वो तो गया पिनराई विजयन के साथ, क्योंकि बीजेपी के सरकार बनने की संभावना 2021 में नहीं थी। पिनराई विजयन ही मुकाबला कर सकते थे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग टाइप ऑफ पॉलिटिक्स का। इसीलिए 19 और 24 का लोकसभा चुनाव जीतने वाला कांग्रेस पार्टी का गठबंधन विधानसभा चुनाव में चारों खाने चित हो गया। इस बार भी उसी की तरफ इशारा है मणिशंकर अय्यर का। मणिशंकर अय्यर मित्रों बगल के राज्य तमिलनाडु के रहने वाले हैं और केरल की राजनीति को बहुत नजदीक से समझते हैं। और अब आज जब मणिशंकर अय्यर तिरुवनंतपुरम में, जहां से शशि थरूर सांसद हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 45 वर्षों के साम्राज्य जो सीपीएम का था, सीपीएम से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन छीना, उसके बाद से ही, और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 20% वोट मिला था लोकसभा चुनाव 2024 में। उसके बाद से जिस प्रकार से लगातार सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी करती जा रही है, इन सोशल इंजीनियरिंग के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि बीजेपी के लिए कैसे रास्ता खोल दिया है मणिशंकर अय्यर ने। सबसे पहला, अब क्या होगा, मणिशंकर अय्यर के ये स्वीकारोक्ति, मणिशंकर की कांग्रेस जीत नहीं सकती, तो पहला बाहर कौन होता है ऐसी परिस्थिति में? वो मतदाता जो फ्लोटिंग होता है, जो वैसे दल के पक्ष में वोट डालता है मित्रों, जो चुनाव जीतने में जीतता हुआ दिखता है, उसके पक्ष में जाता है। तो ये फ्लोटिंग वोटर्स को मणिशंकर अय्यर ने कहीं ना कहीं कांग्रेस से अलग करने में, ये मणिशंकर अय्यर का यह बयान बहुत बड़ा तुरुप का इक्का हो सकता है। दूसरा, मणिशंकर अय्यर के इस बयान से एक बात साबित होता है मित्रों कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इनफाइटिंग है, आंतरिक विरोध है। कई दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के वहां। एक तरफ बीडी सतीशन जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इसके अलावे केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामहासचिव हैं, राहुल गांधी की पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद दूसरे नंबर के पद पर काबिज हैं केसी वेणुगोपाल, वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इसके अलावे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की भी मांग है कि इस बार मुख्यमंत्री इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मणिशंकर अय्यर के इस बयान से पार्टी के अंदर का अंतर्विरोध निकल कर आया, मनोबल टूटा। दो चीजें, फ्लोटिंग वोटर्स का स्विच ओवर होगा, वो अपने सुविधा के अनुसार, सामाजिक समीकरण के अनुसार या तो सीपीएम के तरफ गोलबंद होंगे, जैसे मान लीजिए जो मुस्लिम मतदाता अगर कांग्रेस की सत्ता में आने की संभावना नहीं देखकर बीजेपी के पास तो नहीं आएंगे, वो कहां जाएंगे? वो जाएंगे सीपीएम के साथ। लेकिन वो मतदाता जो एंटी इनकम्बेंसी जो सीपीएम की सरकार के खिलाफ 20 साल से है, उसके खिलाफ के जो मतदाता है वो कहां जाएंगे? जब कांग्रेस का टूटा हुआ मनोबल, कांग्रेस के अंदर आंतरिक विरोध, इन सब परिस्थितियों में वो वोटर्स बीजेपी के साथ आने को बाध्य होंगे या नहीं होंगे? इसके अलावे जो नंबूदरी ब्राह्मण हैं, जो नायर समाज के लोग हैं, जो कांग्रेस के पारंपरिक मतदाता रहते आए हैं, जिस जाति वर्ग से केसी वेणुगोपाल आते हैं, बीडी सतीशन आते हैं,
ये लोग कहां जाएंगे? इन लोगों का वोट कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने की संभावना को खारिज कर दिया है मणिशंकर अय्यर ने। इसके कारण तो बीजेपी एकमात्र चॉइस होगा, क्योंकि पिनराई विजयन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। और इस बार जिस प्रकार से केरल की राजनीति में अलग अलग जाति समूह बीजेपी के पक्ष में गोलबंद होती हुई दिखी है मित्रों, बहुत ही नजदीकी है पिनराई विजयन का व्यक्तिगत संबंध है वेल्लापल्ली नटेशन के साथ। एसएनडीपी के जो नेता हैं, इझावा समुदाय के बड़े नेता हैं एसएनडीपी के, पिनराई विजयन उनका बचाव किया है। जब वेल्लापल्ली नटेशन ने यह बयान दिया कि 2040 तक केरल मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा, ऐसे बयानों का भी पिनराई विजयन आजकल बचाव करते दिख रहे हैं। वेल्लापल्ली नटेशन वही है मित्रों, जब पिनराई विजयन विपक्ष में हुआ करते थे तो वेल्लापल्ली नटेशन को केरल का प्रवीण तोगड़िया कहा करते थे। और आज ये वेल्लापल्ली नटेशन या सुकुमारन नायर, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। केरल का दलित समाज, उसको भी यह एहसास हो गया है कि केरल के समक्ष सबसे बड़ा संकट क्या है। केरल के समक्ष सबसे बड़ा संकट है पीएफआई। केरल के पीएफआई प्रतिबंधित है मित्रों, लेकिन पीएफआई की गतिविधि प्रतिबंधित नहीं है। एसडीपीआई बनाकर पीएफआई सक्रिय है, उसी तरीके से जैसे सेमी प्रतिबंधित होने के बाद पीएफआई के रूप में सामने आई थी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के रूप में पीएफआई जीवित है। उमर खालिद का पिता उसका अध्यक्ष है। तो मणिशंकर अय्यर मित्रों कांग्रेस पार्टी के वो चेहरा हैं जिसने 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी जो दुर्गति हुई थी मित्रों देश भर में, उसके शिल्पकार अगर कोई रहे हैं तो पहला शिल्पकार मणिशंकर अय्यर को आप कह सकते हैं। क्यों? आपको याद होगा मित्रों, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 2013 में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था तालकटोरा स्टेडियम में। तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था। उस अधिवेशन में मणिशंकर अय्यर ने क्या भाषण दिया था पता है? नरेंद्र मोदी के बारे में कि ये चाय वाला, ये पीएम बनेगा, ये पीएम बनने लायक नहीं है, इसे तो हम कांग्रेस अधिवेशन में चाय बेचवाऊंगा इससे मैं। मित्रों मणिशंकर अय्यर का वह बयान कोट करके नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बन गए और कांग्रेस पार्टी की इतिहास में सबसे बुरी दुर्गति करवा दिया था मणिशंकर अय्यर ने 2014 के लोकसभा चुनाव में, जब कांग्रेस पार्टी के मात्र 44 सांसद चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। मित्रों 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले याद कीजिए, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान में एक टीवी चैनल के साथ बातचीत करते हुए मणिशंकर अय्यर ने जब यह कहा था कि आप अगर भारत पाकिस्तान के रिश्ते को अच्छा देखना चाहते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री को रास्ते से हटाइए, नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारिए। और उसके बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में 2014 से भी बड़ा लहर आई थी। सच है गलत है? वही मणिशंकर अय्यर इस बार केरल के चुनाव में एलडीएफ के सत्ता में आने की संभावना, सीधा इशारा नहीं किया है मणिशंकर अय्यर ने, लेकिन मणिशंकर अय्यर का यह बेबाकीपन कह लीजिए इसे आप, कि जो भी दिल में आता है जुबान से निकलता है बगैर सोचे लाग लपेट के, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर बातें जुबान से वही निकलती है मित्रों जो दिल में होता है। तो मणिशंकर अय्यर के दिल में, मणिशंकर अय्यर को यह एहसास है कि केरल में कांग्रेस जीतने वाली नहीं है, केरल में कांग्रेस जीतने वाली नहीं है, लेकिन सीपीएम मित्रों, सीपीएम की जीतने की संभावना तो जितने भी राजनीतिक प्रेक्षक हैं कोई नहीं बता रहा है। केरल के इतिहास 5 साल पर सत्ता परिवर्तन का, तो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है। परिवारवाद का आरोप, जो आरोप प्रायः कांग्रेस पार्टी पर लगा करता था, वो पिनराई विजयन पर लग रहा है।
ठीक है, समाज का हर वर्ग प्रायः पिनराई विजयन से नाराज है। तो मणिशंकर अय्यर का यह बयान चुनाव में अगर आप गौर से देखेंगे ना, अगर तो सबसे बड़ा अगर फायदा अगर किसी का होने जा रहा है इससे, तो भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। और कांग्रेस का तो बेड़ा गर्क करने के लिए मणिशंकर अय्यर, मुझे लगता है कि शायद 2014 के बाद मणिशंकर अय्यर अगर सार्वजनिक बयान देते हैं तो उनके हर बयान से कांग्रेस का बेड़ा गर्क होता है। वैसे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रबन खेरा, उन्होंने इसे उनका व्यक्तिगत मामला कहकर खारिज कर दिया है। और मणिशंकर अय्यर ने कहा भी है कि मैं नेहरूवादी हूं, मैं राजीववादी हूं, मैं गांधीवादी हूं, मैं राहुलवादी नहीं हूं। मतलब राहुल गांधी के प्रति व्यक्तिगत नापसंद इतना हावी है मणिशंकर अय्यर पर कि मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव से पहले ही इतना जोरदार झटका दिया है मित्रों, इतना जोरदार झटका दिया है जिसकी भरपाई शायद कांग्रेस कर नहीं पाएगी। आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं कि मणिशंकर अय्यर ने ये 2014 में चाय वाला बयान दिया, उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान का वो बयान कि भारत में मोदी को हटाइए, क्या ऐसा ही ये बयान नहीं है? कांग्रेस पार्टी के लिए बेड़ा गर्क नहीं हो रहा है केरल में, और इससे ही ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता क्लियर हो रहा है केरल में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।